लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए और विपक्षी गठबंधन की नजर उन 17 अन्य सांसदों पर भी है जो केंद्र में सरकार का भविष्य तय कर सकते हैं, क्योंकि इस बार किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस को 99 सीटों पर। एनडीए गठबंधन जरूर चुनाव पूर्व गठबंधन था, उसको 292 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में 292 सीटें आई, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन को बहुमत से कम 234 सीटें मिली और अन्य के खाते में 17 सीटें गईं। इसीलिए इन 17 सीटों पर जीतने वाले सांसद किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं और ये केंद्र में सरकार का भविष्य तय कर सकते हैं। इसीलिए एनडीए के साथ साथ विपक्षी गठबंधन की भी नजर इन पर बनी हुई है। ये वो सांसद हैं जो न तो एनडीए का हिस्सा हैं और न ही विपक्षी गठबंधन का। इन 17 सांसदों में 7 निर्दलीय हैं, जबकि 10 सांसद अलग अलग छोटी पार्टियों से हैं। उन पार्टियों में वाईएसआर कांग्रेस, एआईएमआईएम, अकाली दल, आजाद समाज पार्टी, मेघालय की वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी, जोरम पीपल्स मूवमेंट और असम की यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल शामिल हैं। इनमें अकेले वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद हैं। बिहार की पूर्णिया से पप्पू यादव और पंजाब के फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा समेत 7 निर्दलीय सांसद भी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि मौजूदा लोकसभा में एक सांसद वाली छोटी पार्टियां और हर एक निर्दलीय सांसद भी सरकार का खेल बनाने और बिगाड़ने वाले साबित हो सकते हैं। और इसीलिए एनडीए और विपक्षी गठबंधन की इन पर नजर बनी हुई है। इनकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इनकी संख्या 17 है, मतलब अन्य के इन सांसदों में कुछ सांसद भी अगर एनडीए के साथ आ गए तो उनका कुनबा और मजबूत हो जाएगा। और अगर इन 17 सांसदों में कुछ सांसदों का समर्थन विपक्षी गठबंधन को मिल गया तो बहुमत के आंकड़े से उसका फासला कम हो जाएगा। इस वक्त विपक्षी गठबंधन के पास 234 सांसद हैं। इस हिसाब से उसे 272 तक पहुंचने के लिए 38 और सांसदों की जरूरत होगी। लेकिन अगर विपक्षी गठबंधन एनडीए में शामिल टीडीपी और जेडीयू को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाता है तो जादुई आंकड़े से दूरी काफी कम रह जाएगी। विपक्षी गठबंधन के 234 सांसदों में अगर टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद मिल जाएं तो आंकड़ा 262 तक पहुंच जाता है, जो सरकार बनाने के बहुमत के आंकड़े से 10 कम होगा। लेकिन अगर विपक्षी गठबंधन को अन्य के 10 सांसदों का साथ भी मिल गया तो उसकी नैया पार लग सकती है। यानी विपक्षी गठबंधन के लिए सरकार बनाने का काम छोटे दलों और निर्दलियों की मदद से मुमकिन हो सकता है। लेकिन एक संभावना यह भी है कि अगर जेडीयू और टीडीपी किसी वजह से एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों दलों के साथ छोड़ने के बाद एनडीए बहुमत के आंकड़े 272 से नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर एनडीए का केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सपना बिखर सकता है। और इसीलिए विपक्षी गठबंधन किसी तरह एनडीए के कुनबे में सेंध लगाने में जुटा है। एक रोज पहले भी विपक्षी गठबंधन के टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से संपर्क करने की खबरें सामने आई थी। इसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी के पास अपने दम पर इस बार बहुमत का आंकड़ा नहीं है, क्योंकि बीजेपी इस बार 240 सीटों पर सिमट गई, जो सरकार बनाने के आंकड़े 272 से 32 कम है। वहीं एनडीए में शामिल टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सीटें। एनडीए के 292 में टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद हटा दिए जाएं तो यह आंकड़ा 264 हो जाएगा, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 8 कम। मतलब अगर ये दोनों पार्टियां निकली तो फिर एनडीए के पास सरकार बनाने के आंकड़े भी नहीं बचेंगे। लेकिन अगर किसी तरह अन्य के 17 सांसदों में 8 सांसद भी एनडीए में शामिल हो जाएं तो वो जादुई आंकड़े को छूने में कामयाब हो जाएगा। मतलब जेडीयू और टीडीपी के हटने के बाद बचे 264 में अन्य के 8 सांसद जोड़ दिए जाएं तो एनडीए की सरकार को कोई खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर एनडीए में टूट नहीं होती है और अन्य के कुछ सांसद जुड़ते हैं तो जेडीयू और टीडीपी की मोलभाव करने की ताकत भी कम हो जाएगी। और किंग मेकर माने जा रहे हैं इन 17 सांसदों में संसद सांसदों पर सबकी निगाहें उन सांसदों पर जाकर जम गई जो निर्दलीय चुनाव जीते, क्योंकि माना जा रहा है कि चाहे एनडीए हो या फिर विपक्षी गठबंधन, ये 7 निर्दलीय सांसद खेल बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन 7 निर्दलीय सांसदों में भी जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो हैं पप्पू यादव। उन्होंने बिहार की हॉट सीट पूर्णिया से चुनाव जीतकर अपनी अहमियत साबित कर दी। क्योंकि बिहार की इस पूर्णिया सीट के नतीजों पर सबकी निगाहें जमी हुई थी। यह मुकाबला साख का था। माना जाता है कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। दावे के मुताबिक डील ये थी कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यह सीट गठबंधन के तहत आई आरजेडी के हिस्से में और आरजेडी ने वहां से बीमा भारती को उतार दिया था। इसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भरते हुए ये तक कह दिया था कि लालू यादव ने उनसे बदला चुकाने के लिए ऐसा किया। क्या किया था मैंने?
हालांकि आखिर में पूर्णिया से पप्पू यादव की ही जीत हुई। माना जा रहा है कि पप्पू यादव विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकालने के मामले में चुप्पी साध रखी थी। लेकिन पंजाब में यह रास्ता इतना सीधा और सरल नहीं नजर आया। वहां जिस सीट पर पेच फंसा वो है पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट। उस सीट से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता। खडूर साहिब लोकसभा सीट के नतीजों पर भी लोगों की पैनी नजर बनी हुई थी, क्योंकि खडूर साहिब लोकसभा सीट से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर वहां सियासी पारा चढ़ा दिया था। पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल चारों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। और फिर अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय नामांकन कर खडूर साहिब की लड़ाई में एक और एंगल जोड़ दिया था, क्योंकि पंजाब के तरन तारण इलाके के खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र में अमृतपाल के समर्थन में जबरदस्त कैंपेनिंग हुई थी। उनके पिता ने अमृतपाल के चलाए नशे के खिलाफ अभियान को इस चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा बना दिया था। नशिया का ड्रग का मुद्दा है, वो जो उनके साथ बेइंसाफी हुई है लोगों के मन में उसका रोष है जी। जिसका असर ये हुआ कि असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने बगैर एक भी रैली या भाषण किए बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि खडूर साहिब लोकसभा सीट पर 4 बड़ी पार्टियों को पटकनी देने वाले अमृतपाल किस खेमे का हिस्सा होंगे। और ऐसा ही पेच पंजाब की फरीदकोट लोकसभा सीट पर भी फंस गया, क्योंकि वहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा ने जीत दर्ज की। सरबजीत सिंह खालसा ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था और पंजाब की फरीदकोट लोकसभा सीट पर उन्होंने अमृतपाल सिंह की तरह ही चारों बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को मात दे दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह ने अपने पूरे प्रचार अभियान में खुद को आजाद प्रत्याशी बताया। पंजाब में निर्दलीय प्रत्याशी को आजाद प्रत्याशी कहा जाता है, लेकिन सरबजीत सिंह खालसा ने आजाद शब्द पर जोर देते हुए इसके अलग मायने साबित करने की कोशिश की थी। सरबजीत सिंह खालसा पंजाब में हुई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों का विरोध करने के बाद चर्चा में आए थे और उनका दावा है कि वो कभी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फरीदकोट और उसके आसपास के लोगों ने उनसे चुनाव लड़ने की अपील की थी। और इसी के बाद उन्होंने पंजाब की फरीदकोट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। हालांकि 2014 और 2019 के चुनाव में उन्हें इसी फरीदकोट लोकसभा सीट से हार मिली थी, लेकिन 2024 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 70,000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी और तीसरी बार में चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल कर ली। जिसके बाद इस बात पर चर्चा तेज हो गई कि वो एनडीए को समर्थन देंगे या फिर कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से जीतने वाले इंजीनियर रशीद भी इस नंबर गेम में बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। बारामूला से निर्दलीय लड़कर जबरदस्त जीत दर्ज करने वाले इंजीनियर रशीद ने इस सीट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को मात दी है, और वो भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहते हुए, क्योंकि 2019 में टेरर फंडिंग के आरोप में इंजीनियर रशीद को जेल में डाल दिया गया था और तब से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन इस बार बारामूला लोकसभा सीट पर उनके प्रचार के लिए उनके बेटों ने ताकत झोंक दी थी। उन्होंने जुल्म का बदला वोट, तिहाड़ का बदला वोट जैसे नारे भी गढ़े, जिनका असर चुनाव के नतीजों में दिखा। जानकारों का मानना है कि बारामूला में हुई रिकॉर्ड वोटिंग की एक वजह इंजीनियर रशीद का चुनाव में खड़े होना भी हो सकती है। उनका मुकाबला यहां राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला से था, जिन्हें इंजीनियर रशीद से 2 लाख वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इंजीनियर रशीद उन निर्दलीय प्रत्याशियों में एक थे जिनके बारे में पूरे चुनाव के दौरान जबरदस्त चर्चाएं हुई, क्योंकि टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने न तो कोई सभा की, न ही कोई भाषण दिया, बल्कि जेल में बैठे बैठे ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को इतने बड़े अंतर से मात देकर सबको हिलाकर रख दिया। और जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट की तरह ही उसके पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की इकलौती सीट भी इस बार अहम साबित होगी, क्योंकि लद्दाख की इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मात दी। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की इकलौती सीट पर मोहम्मद हनीफा ने जीत दर्ज की। हनीफा पहले लद्दाख की लोकसभा सीट पर उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन गठबंधन के तहत ये सीट आई कांग्रेस के हिस्से और उसने यहां से अपना प्रत्याशी उतारा। इसी के बाद मोहम्मद हनीफा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। जानकारों का मानना है कि उनकी जीत में सबसे अहम भूमिका मुस्लिम समुदाय के वोटरों ने निभाई। दावा किया गया कि कारगिल इलाके के शिया समुदाय के वोटरों ने अपने वोट बंटने नहीं दिए, जिसका असर ये हुआ कि मुस्लिम समुदाय के वोट मोहम्मद हनीफा के हिस्से गए, जबकि लद्दाख की बौद्ध और हिंदू आबादी के वोट बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों में बंट गए। और इसका असर ये हुआ कि लद्दाख की इकलौती लोकसभा सीट पर मोहम्मद हनीफा 27,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए।
हालांकि जानकारों का मानना है कि मोहम्मद हनीफा की जीत में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के बजाय राज्य का दर्जा दिए जाने की उनकी मुहिम ने बड़ी भूमिका निभाई। और लद्दाख की तरह ही एक और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में भी निर्दलीय प्रत्याशी के जीतने के बाद सरकार बनाने और बिगाड़ने की सुई अटक गई। वहां निर्दलीय सांसद उमेश भाई पटेल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ दिया और दमन और दीव की लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। दमन और दीव पर मुकाबला 3 पटेल प्रत्याशियों के बीच था, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस को हराकर निर्दलीय प्रत्याशी उमेश भाई पटेल जीते। वो दमन और दीव को गुजरात में शामिल करने के फैसले का विरोध कर चर्चा में आए थे। ये फैसला गुजरात में शराबबंदी कानून को और मजबूत करने के इरादे से लिया गया था, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट में ये दलील दी गई थी कि गुजरात में दमन और दीव से ही शराब की तस्करी की जाती है। जबकि गुजरात में शराब बेचना बैन है, लेकिन दमन और दीव में न तो शराब बेचना मना है और न ही पीना। इसी के बाद 2017 में दमन और दीव को गुजरात में शामिल करने का फैसला लिया गया था, लेकिन उमेश भाई पटेल और उनके एनजीओ ने इसके विरोध में रैलियां और भाषण कर खूब चर्चा बटोरी थी और अब उन्होंने दमन और दीव से निर्दलीय चुनाव जीतकर अपना दबदबा वहां साबित कर दिया। हालांकि वो जीत के बाद किसे समर्थन देंगे, इसका फैसला उन्होंने दमन और दीव की जनता पर छोड़ दिया।